यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं की शिखर बैठक होने जा रही है। इस बैठक की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस साल एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है। ऐसे में आज होने जा रही बैठक की शुरुआत सुबह 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगी। ये बैठक करीब 3 बजे तक चलेगी। एससीओ में फिलहाल भारत समेत कुल 8 देश हैं। इस वर्चुअल समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसी साल मई में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई थी, जिसमें दूसरे सदस्य देशों के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हिस्सा लिया था। और चलिए एससीओ की इस महाबैठक को लेकर कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं। देखिए, एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी आज शिखर बैठक है और इसकी अध्यक्षता मेजबानी भारत करने जा रहा है। बैठक की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री इस बैठक में क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। इस साल भारत के पास एससीओ की अध्यक्षता है और इसीलिए एससीओ में फिलहाल भारत समेत कुल 8 देश शामिल हैं। और चूंकि भारत के पास अध्यक्षता है, इसकी पूरी शुरुआत जो होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के साथ होगी। इन 8 देशों को लेकर कैसे प्रधानमंत्री सहयोग की बात करते हैं, ये देखने वाली बात है। कौन कौन से देश? देखिए, चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये एससीओ के सदस्य देश हैं और ये आज के इस बैठक में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि वर्चुअली वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबकी नजर पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की भी उम्मीद की जा रही है और ये उम्मीदें इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब से कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जो थे वो भारत में जो बैठक हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक थी एससीओ की, उसमें वो शामिल हुए थे वर्चुअली। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ सकता है। और आइए अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए एससीओ की थीम के बारे में कुछ और जानकारियां देते हैं। इस वर्चुअल बैठक में दिग्गज शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इसकी थीम इसलिए बेहद खास है। इस बार बैठक की थीम है सिक्योर, और सिक्योर के एक लेटर का खास मतलब है। सिक्योर का जो पूरा शब्द है उसका एक खास मतलब है, वो क्या है जरा समझिए। एस मतलब सिक्योरिटी, ई यानी इकोनॉमी, सी यानी कि कनेक्टिविटी, यू यानी कि यूनिटी, आर यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और ई यानी कि एनवायरमेंट। तो ये इस बार की थीम है जिस पर कि ये जो तमाम देश हैं वो बैठक लेंगे और यहाँ पर क्या बातें कही जाती हैं, इन 8 देशों का कैसे सहयोग आने वाले वक्त में और बढ़ता है, ये देखने वाली बात है। इन सबके बीच में अहम खबर मुंबई से, और मुंबई के पालघर से खबर, जहां देर रात इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। पालघर में केमिकल कंपनी में भीषण आग, जोरदार ब्लास्ट के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। बोईसर तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में अग्निकांड की घटना, देर रात हुए धमाके के बाद आग लग गई, जिसने देखते देखते पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा किस वजह से हुआ ये अब तक साफ नहीं हो पाया। और ये केमिकल प्लांट में धमाका हुआ है। चूंकि यहाँ पर केमिकल रखे गए थे, लिहाजा आग जब लगी तो ये तेजी से फैलती चली गई। इस पर आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। सबसे राहत की बात यह रही कि इस पूरे अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। कंपनी को बताया जा रहा है कि नुकसान अच्छा खासा हुआ, लेकिन जान बच गई, लोगों को कुछ नहीं हुआ। ये सबसे राहत की बात है। तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि रात के वक्त ये धमाका हुआ, लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। उसके बाद ये आग तेजी से फैलती चली गई। क्योंकि केमिकल कंपनी थी, यहाँ पर कई सारे अलग अलग रसायन रखे हुए थे और उसमें आग लगने की वजह से ये तेजी से फैलते चले गए। आसपास के इलाकों में आग फैलने का डर था। मौके पर बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने महाराष्ट्र के पालघर की ये तस्वीरें हैं और तेजी से फैलती आग को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर झांसी में भी भयानक आग ने 4 लोगों की जान ले ली। झांसी के सीपरी बाजार में भयानक आग लगी थी और इसी में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड ने 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। कई घंटों तक शोरूम में आग धधकती रही। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग पर काबू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। काफी मेहनत की गई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि 2 शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया। इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। भयंकर आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। जब फायर ब्रिगेड आग पर काबू नहीं पा पाई तो सेना को भी ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और उसके बाद लोगों को सबसे पहले रेस्क्यू किया गया।
7 लोगों को हम लोग रेस्क्यू किए गए थे। उसमें एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे 3 और डेड बॉडी हम लोग निकलवा चुके हैं। तो टोटल अभी तक का संख्या है टोटल 4। और झांसी के सीपरी बाजार में लगी भीषण आग की अब 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें धुएं के काले गुबार से लेकर धधकती आग और फिर उस पर काबू पाने की मशक्कत, हर तस्वीर आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। आग बहुत भीषण थी, बहुत भयानक थी और उसने 4 जिंदगियों को खत्म कर दिया। बड़ी बात यह कि इस आग में 7 लोग फंसे हुए थे जिन्हें वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रेस्क्यू नहीं कर पाए। यहां पर सेना की टीम को बुलाना पड़ा और उसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि अलग अलग जगहों से दमकल की गाड़ियों को मंगवाया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन और ललितपुर के अलावा मध्य प्रदेश के शिवपुरी और दतिया में भी फायर ब्रिगेड यूनिट को बुलाना पड़ा। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों से 50 गाड़ियां यहां पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। देखिए ये मैप है और आप देखिए, क्योंकि आग जो लगी थी वो झांसी में लगी थी, इस वाले हिस्से में। अगर ये पीले वाले हिस्से को देखेंगे, झांसी में आग लगी थी। लेकिन जो झांसी के पास फायर फाइटर्स की टीम थी वो इतनी मुनासिब नहीं थी कि जो आग पर काबू पा ले। आग बहुत ज्यादा विकराल हो चुकी थी, 4 लोगों की जान जा चुकी थी। तो आसपास के इलाके देखिए, सबसे पास में ललितपुर है, यहाँ से शिवपुरी, मध्य प्रदेश का शिवपुरी, दतिया और फिर उत्तर प्रदेश का जालौन। तो यहाँ से फायर ब्रिगेड की टीमें जो थी वो जल्दी आनन फानन में पहुंची और उसके बाद कहीं जाकर तो आग पर काबू पाया जा सका। कई घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इस भयानक आग पर काबू पाया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आग कैसे लगी, इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर और अहम खबर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। सिंगर हनी सिंह को धमकी देने के मामले में लॉरेंस को दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाने के लिए स्पेशल तैयारियां, लॉरेंस को दिल्ली लाने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। सिंगर हनी सिंह को धमकी देने के मामले में उनसे पूछताछ होगी। बठिंडा जेल से बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाए जाने की तैयारी है। लॉरेंस बिश्नोई को बम्बिया गैंग मारना चाहता है, जो सूत्र बता रहे हैं। अब आपको यह बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल बठिंडा जेल में बंद है। ऐसे में उसे दिल्ली लाने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बठिंडा से दिल्ली लाते वक्त काफिले को रुकने की इजाजत नहीं होगी। एहतियात पूरी तरह से बरते जा रहे हैं। पुलिस को जो खुफिया इनपुट्स मिले हैं उसमें इस बात का पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बम्बिया गैंग के निशाने पर है और ऐसे में उसे लाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से इस काफिले में होंगी। और चलिए बहुत जल्दी से आपको बताते हैं कि लॉरेंस को दिल्ली लाए जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने फुल प्रूफ तैयारियां क्या की हैं। दरअसल दुश्मनों के निशाने पर है गैंगस्टर, उसके लिए दिल्ली पुलिस की फुल प्रूफ तैयारियां। सिंगर हनी सिंह समेत कारोबारियों को धमकी देने के मामले में इनसे पूछताछ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस ने हासिल किया है लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट। बठिंडा से दिल्ली लाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई, जहां उससे पूछताछ होगी। रास्ते में लॉरेंस को निशाना बनाए जाने का खुफिया इनपुट है। टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड के बाद बम्बिया गैंग के निशाने पर है लॉरेंस बिश्नोई। जग्गू भगवानपुरिया, जो कि कभी करीबी बताया जाता था लॉरेंस बिश्नोई का, वो बम्बिया गैंग से हाथ मिला चुका है। ऐसे में अब खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। लॉरेंस का खासम खास अगर दूसरे खेमे में चला गया है तो इससे चिंताएं ज्यादा बढ़ गई और पुलिस इसको लेकर बेहद ज्यादा एहतियात बरत रही है। जितने काफिले में गाड़ियां शामिल होंगी उन गाड़ियों को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ रखा गया है। और बहुत जल्दी से एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि लॉरेंस को दिल्ली लाने के लिए स्पेशल टीम ने तैयारी कैसे की है। लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर है। लॉरेंस के मूवमेंट के दौरान सबसे आगे पायलट कार रहेगी। दरअसल जिस रास्ते से लॉरेंस को लाया जाएगा उस शहर की पुलिस पायलट के तौर पर रास्ता खुला रखेगी। बीच रास्ते में काफिले को रुकने की कहीं कोई इजाजत नहीं होगी। पायलट कार के पीछे दिल्ली पुलिस स्क्वाड की टीम होगी, जो आतंकी हमलों से निपटने में सबसे माहिर यूनिट मानी जाती। इसके पीछे बुलेट प्रूफ गाड़ी में लॉरेंस को रखे जाने की खबर है और उसके पीछे दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट रहेगी, जिसकी गाड़ियों में स्नाइपर्स को तैनात रखा जाएगा। अगर थोड़ी सी भी हल्की फुल्की इधर से कोई अगर इनपुट मिलता है या फिर कोई ऊंच नीच करने की कोशिश की जाती है तो फिर फौरन एक्शन लेने के भी निर्देश हैं। ऐसे में तैयारियां बहुत फुल प्रूफ हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे होंगे किन तैयारियों के साथ लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जा रहा है। देखिए सिंगर हनी सिंह को धमकी देने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है और उसके लिए दिल्ली आना जरूरी था, लिहाजा पूरी तैयारी के साथ लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जाए। बात अगली अहम खबर की। राजस्थान के कोटा से खबर, जहां एक रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग से सनसनी मच गई। कोटा में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जहां रेस्टोरेंट में फायरिंग कर बदमाश फरार भी हो गए। व्हाट्सएप से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। सीसीटीवी में पूरा वीडियो कैद हो चुका है। पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी है। सनसनीखेज वारदात कोटा के विज्ञान नगर इलाके की। एक गनीमत यह रही कि इस हादसे में, इस वारदात में किसी की जान का नुकसान नहीं। बदमाशों की चलाई गोली रेस्टोरेंट के फ्रिज पर जाकर लग गई। हालांकि रेस्टोरेंट मालिक को धमकी दी गई है कि अगर रंगदारी के पैसे नहीं भेजे तो इस बार उसे उड़ा दिया जाएगा।
और अगली खबर फिल्म अजमेर 92 से जुड़ी हुई, जिसकी रिलीज रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। बिग ब्रेकिंग आपके सामने, फिल्म अजमेर 92 पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिल्म पर रोक नहीं लगाई जाएगी, राजस्थान हाईकोर्ट ने यह बात साफ कर दी है। अजमेर दरगाह समेत 3 पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। फिल्म का ट्रेलर आने पर कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। याचिका में क्या कहा गया, जरा समझिए। याचिका में कहा गया था कि फिल्म के ट्रेलर में घटना को सिर्फ अजमेर दरगाह और चिश्ती समुदाय के लोगों से जोड़कर दिखाया जाए। ट्रेलर देखने से लगता है कि घटना अजमेर दरगाह में हुई है और इसके सभी आरोपी चिश्ती समुदाय के ही लोग हैं, जबकि वास्तव में सच्चाई है कि आरोपियों में से सिर्फ 2 लोगों के सरनेम चिश्ती हैं। फिल्म अजमेर 92 14 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म अजमेर में स्कूली और कॉलेज जाने वाली दर्जनों लड़कियों से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात पर बनाई गई है। और अगली खास खबर काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से। क्या बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। दरअसल वाराणसी के घाटों को प्लास्टिक फ्री करने की मुहिम शुरू की गई है। गंगा घाट पर प्लास्टिक सिक्योरिटी देनी होगी। एक अलग तरीके की मुहिम है जिससे कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक हो। घाट पर प्लास्टिक ले जाने पर पूरी तरह से रोक होगी और अगर आप ले जाते हैं तो आपको प्लास्टिक पैकेट पर 50 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी हो। सावन में वाराणसी नगर निगम की स्पेशल मुहिम है। कितनी कारगर साबित होगी ये वक्त जरूर बताएगा, लेकिन ये बड़ी पहल है। वाराणसी नगर निगम कमिश्नर ने दशाश्वमेध जोन में आने वाले गंगा किनारे के स्थायी और टेम्पररी दुकानदारों को आदेश जारी कर कहा है कि ग्राहकों को कुरकुरे, चिप्स, बोतल बंद पानी और प्लास्टिक के फूड पैकेट बेचें तो उनसे प्लास्टिक सिक्योरिटी मनी के रूप में 50 रुपए जमा करवाएं। ग्राहक जब इन सामानों के प्लास्टिक के खाली पैकेट लौटाएगा तो दुकानदार उसे सिक्योरिटी मनी वापस कर देगा। जो दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ ये कठोर कार्रवाई होगी। की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। सावन के पहले दिन ये पूजा अर्चना की विशेष तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री की भूमिका में तो वो रहते ही हैं और फायर ब्रांड छवि वाले नेता तो हैं ही, लेकिन जब धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना होता है तो मुख्यमंत्री का ये अंदाज पहले भी देख लेते हैं। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, ये गोरखनाथ पीठ में जो भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है वहां पर ये पूजा पाठ करते हुए योगी आदित्यनाथ को देखा। बड़ी बात यह है कि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। सावन महीने की शुरुआत पर देश के सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार का व्रत रखा जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार सावन 58 दिन तक चलेगा, जो संयोग 19 साल बाद बने। सावन के शुभारंभ पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसकी तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर महाकाल मंदिर में बाहर कैसे श्रद्धालु सुबह सुबह पहुंचे थे बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने, आप देख सकते हैं। लेकिन महाकाल दरबार में सबसे महत्वपूर्ण है बाबा का श्रृंगार, तो आप इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये खूबसूरत श्रृंगार किया जा रहा था महाकाल का, उस वक्त की आप तस्वीरें देखिए। भस्म आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर जिस वक्त वो आरती की गई, भस्म आरती बोलते हैं। और ये भोर में होती है, इसका अपना एक अलग महत्व है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्योंकि मौका सावन के महीने की शुरुआत का था, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने अब तक भगवान भोले के दर्शन नहीं किए तो इस बुलेटिन में आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। ये महाकाल बाबा की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कैसे विशेष अनुष्ठान के साथ ये पूजा पाठ को किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो उत्साहित थे, हर कोई बम बम बोले के नारे लगा रहा था और लोगों का उत्साह आप इस तौर पर भी देख सकते हैं कि जब वो मंदिर के बाहर खड़े थे कितनी बेसब्री से इंतजार था और जब अंदर गए तो दर्शन कैसे प्राप्त हुए, जिसकी हम आपको तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इधर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भी सावन की शुरुआत में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। हमारी सहयोगी भावना की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक के
प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि भक्तों का किस तरह से तांता लगा हुआ है। सभी शिव भक्त इस वक्त मंदिर प्रांगण में नजर आ रहे होंगे और सभी के मुंह से हर हर महादेव की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। और ये बेहद खास साल है क्योंकि इस बार 2 महीने का सावन है और उत्साह देख सकते हैं। इस बार का सावन कितना खास? इस बार सावन में 2 सावन है जिसे अधिक मास कहा जाता है। आम जनता को समझने के लिए 2 सावन कह दिया जाता है। इस सावन में भगवान भोलेनाथ भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप देखिए कि मंदिर में इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होगी। जितने भी शिव भक्त हैं अगर सच्चे मन से शिव और पार्वती की पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूरे होती है। और ऐसे में आप देखिए इस वक्त आपको शिवलिंग की तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी जल चढ़ा रहे हैं और भगवान से कामना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना उनसे मांग रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें किस तरह से इस वक्त आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। और चलिए बात अगली बिग ब्रेकिंग की, बात गुजरात की करते हैं जहां मानसूनी आफत देखने को मिल रही है। आपको बता दें गुजरात में मानसूनी आफत की अलग अलग तस्वीरें सामने आ चुकी है। कई हिस्सों में बाढ़ से बिगड़े हुए हालात की तस्वीरें हैं। गिर सोमनाथ में तेज बहाव में कार फंस गई जहां कार में सवार 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। 2 लोगों को रेस्क्यू कर कार से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल तलोजा इलाके में कार से एक परिवार धार्मिक स्थल पर जा रहा था। इसी बीच नाले के तेज बहाव में कार फंस गई जिसकी वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गिर सोमनाथ की तस्वीरें। धार्मिक स्थल पर जा रहे थे ये परिवार के लोग, लेकिन नाले के बीचों बीच कैसे कार फंस गई आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 लोगों को तो बचा लिया गया लेकिन डूबने से 3 लोगों की बामुश्किलात कार को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये गुजरात में मानसूनी आफत के पूरे हाल को बताती हुई तस्वीरें जिसमें आप देख पाएंगे कैसे वहां पर स्थितियां जो है वो विकराल हो गई। तमाम नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, कई नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई जगहों पर तो ये पता ही नहीं चलता कि कहां पर पुलिया बनी हुई है क्योंकि ऊपर से पानी गुजर रहा है। और इस बीच कई बार जब लोग उसे पार करने की कोशिश करते हैं तो हादसे सामने आते हैं और उन हादसों के बाद लोगों को कैसे जान से हाथ धोना पड़ता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गनीमत रही 2 लोग तो बचा लिए गए लेकिन 3 लोगों की इस हादसे में डूबने से मौत हो गई है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं और आप ये देख रहे होंगे कि कैसे वहां पर इस कार को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। और अब आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे मध्य प्रदेश से लेकर असम तक लगातार बारिश से जलभराव देखने को मिल रहा है। गुजरात की जूनागढ़ की बात करें तो यहाँ हालात पहले से ही खराब है। झारखंड में बासुकीनाथ में भी रेलवे ट्रैक पर पानी पूरी तरह से भर चुका है जिसके चलते आवागमन बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। और अब आपको बासुकीनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये झारखंड की तस्वीरें आप देखिए कैसे रेलवे ट्रैक जो है वो पानी में डूब चुका है। अगर आप वहां पर गाड़ी को खड़ा हुआ नहीं देखेंगे, वो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के पोल नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि मानो कोई तालाब है, ऐसा लग रहा है कोई नहर बह रही। और यहाँ पर ये नहर जो बह रही है इसके बीच में ही रेलवे ट्रैक। अब आप सोचिए जरा कि अगर यहाँ से गाड़ियों को गुजरना होगा तो वो कैसे गुजर पाएगी। बड़ी बात यह कि इससे कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं देश भर से आई खबरों का फ्रेश एंड फास्ट डोज। दिल्ली के रंजीत नगर में 19 साल की युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इलाके में इनकी परेड निकाली। पुलिस ने कहा कि इससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा। आपको बता दें कि 300 रुपए के लिए महज आरोपियों ने 19 साल के एक लड़की की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक गांव में आग लगने के बाद सेना के जवानों ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई घरों में लगी हुई आग को बुझा दिया। इमरजेंसी कॉल मिलने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर इस आग को बुझा लिया गया। इस दौरान सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे 44 का एक हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की। उधमपुर और रामबन सेक्शन में हाईवे 1 किलोमीटर 600 मीटर लंबा है। इस बाईपास के बन जाने से लोगों को ट्रैफिक से निजात मिली। फिल्म 72 हूरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच आज जेएनयू में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। एबीवीपी शाम 4 बजे जेएनयू परिसर में फिल्म का प्रीमियर करेगा। इस बीच लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन फिल्म का विरोध करता दिखाई देगा। आपको बता दें कि इससे पहले फिल्म केरला स्टोरी को लेकर भी प्रदर्शन हो चुका है। और अगले 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं पटना यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की खबर। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पटना यूनिवर्सिटी में जैक्सन हॉस्टल के छात्र और दीक्षा संगठन के छात्रों के बीच रण छिड़ गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले हुई मारपीट की शिकायत लेकर
दीक्षा संगठन के छात्र प्रिंसिपल के पास जा रहे थे। इसी बीच उन्हें हॉस्टल के छात्रों ने पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। जोरदार हंगामा होने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में लिया। और अगली अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। अजीत पवार की एंट्री के बाद शिंदे कैबिनेट की आज पहली बैठक से पहले शिंदे गुट के विधायक ने बागी तेवर दिखाए हैं। मंत्री पद न मिलने से नाराज दिखे एमएलए भरत गोगावले। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज दोपहर 12 बजे सीएम एकनाथ शिंदे अपनी कैबिनेट की मीटिंग लेंगे, जिसमें डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और उनके सहयोगी 8 मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मीटिंग से पहले डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने कहा कि वो और उनके मंत्री महाराष्ट्र के विकास के साथ हैं। होने वाले में से पहला नंबर मेरा था, लेकिन मैं तो नाराज है ही नहीं। मेरे को तभी भी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, लेकिन आगे मिलेगा तो उसका हम लोग राह देख रहे और हो जाएगा। अभी जो हो गया वो अच्छा हो गया, आगे होएगा वो भी अच्छा होएगा, लेकिन कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। सरकार मजबूत हो गया और अगले चुनाव के लिए हम लोग काफ़ी देखो क्या है, राजनीति में और खेल में कभी क्या हो सकता है कोई बता नहीं सकता है, उसका वो कल का उदाहरण। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एनसीपी में वर्चस्व की जंग से जुड़ी एक अहम खबर जानिए। अजीत पवार ने शरद पवार को सुलह का फॉर्मूला भेजा है। चाचा से आपसी सहमति से फैसले लेने का आग्रह किया गया है। नहीं चाहता चुनाव हो, शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सहमति नहीं बनी तो चुनाव आयोग को फैसला लेना होगा। अजीत पवार की ओर से बातें कही गई। अजीत पवार ने कहा कि वो फिलहाल किसी को पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि कल शरद पवार गुट ने अजीत पवार के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले 3 पार्टी नेताओं को, इनमें शिवाजीराव गर्जे, विजय देशमुख और नरेंद्र राठौर को पार्टी से निकालने का आदेश दे दिया। इस कार्रवाई के जवाब में अजीत पवार ने एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल को पद से हटाने का ऐलान किया था और उनकी जगह सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला सुनाया था। इधर भतीजे की बगावत के बाद एनसीपी में मची रार का झटका महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर भी दिख रहा है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अगली बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र में अब नेता विपक्ष पर तनातनी शुरू हो गई है। गठबंधन में शामिल एनसीपी को कांग्रेस की 2 चुक। अब नेता विपक्ष नहीं चुन सकती एनसीपी, कांग्रेस ने यह साफ कह दिया है। नेता विपक्ष चुनने के लिए आज कांग्रेस की बैठक होगी। उद्धव ठाकरे ने भी पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में आज दोपहर 12:30 बजे सभी विधायकों, सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मौजूद रहने के आदेश दिए। महाविकास अघाड़ी में अंदर खाने मच रही रार और महाराष्ट्र विधानसभा में नए नेता विपक्ष को लेकर यहां पर बातचीत होगी। अब आपको ये बता दें कि बगावत से पहले अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी की ओर से नेता विपक्ष थे। और चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई में एनसीपी कार्यकर्ता भी दो फाड़ हो रहे हैं। अहम खबर मुंबई से सटे ठाणे से, जहां अजीत पवार समर्थक कार्यकर्ताओं का ठाणे में प्रदर्शन देखने को मिला। जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल की तस्वीर पर जूते चलाए गए हैं। अजीत पवार की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया। जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल को बंटी बबली बताया गया। आप देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, इसमें देख सकते हैं दोनों नेताओं को पोस्टर पे पहले छापा गया और फिर उनके चेहरे पर ये क्रॉस का निशान बना दिया गया। लिखा गया है बंटी बबली, जिसमें आप देख सकते हैं, और लोग इस पर चढ़कर एक बड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़े जाने की पूरी खबर देखिए अगले 30 सेकंड के रिपोर्ट पर। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार फिर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम अधिकारियों ने एक शख्स के पास से 1 किलो 85 ग्राम कोकीन जब्त किया। जब्त की गई इस ड्रग्स की कीमत मार्केट में लगभग 19 करोड़ है। ड्रग्स को बैग के अंदर छिपाया गया था, साथ ही जूते के अंदर भी कोकीन को रखा गया था। कस्टम अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इसकी जाँच जारी है।